स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तो आगे जो व्यंजक हैं और कुछ प्रमेय हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हम आज देखेंगे विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इसको समझाने के लिए मैं एक सामान्य आपके जीवन का एक एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे एक विधानसभा क्षेत्र होता है, तो विधानसभा क्षेत्र में क्या होता है, एक विधायक होता है। उस विधायक का प्रभाव उस क्षेत्र के एरिया तक होता है, वो हमारा विधानसभा क्षेत्र है। वैसे है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर अगर कोई आवेश है तो आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश का आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव रहता है, वो क्या है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र है। जैसे हम मैग्नेट में भी देखे हैं, अगर हम मैग्नेट को रखते हैं तो मैग्नेट के आसपास अगर हम कोई मैग्नेटिक पदार्थ लेके जाते हैं तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। लेकिन क्या उसे हम बहुत दूर में रखेंगे तो उसको प्रभावित करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा? क्या नहीं लगाएगा, एक सीमित दूरी तक। चुंबक भी अपने आसपास एक सीमित दूरी तक चुंबकीय वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो जिस सीमा तक चुंबक अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आवेश है तो आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक वो किसी दूसरे आवेश को, सपोज +5 आवेश है तो +5 आवेश को वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर -4 आवेश है तो माइनस आवेश को प्लस आवेश क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वह क्षेत्र या वह सीमित क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह सीमित क्षेत्र जहां तक वो दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे, देखो मैग्नेट में हम ये जानते हैं कि जब हम मैग्नेट के पास मैग्नेटिक वस्तु को रखते हैं और थोड़ा दूर में मैग्नेटिक वस्तु को रखते हैं, चुंबकीय पदार्थ को जैसे जैसे हम चुंबक के पास ले जाते हैं उसका आकर्षण बल का मान और बढ़ते जाता है और थोड़ा दूर ले जाने पर आकर्षण बल कम रहता है। इससे क्या पता चल रहा है, अलग अलग जगह पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान अलग अलग होता है। तो वो क्या है, वही एक्चुअली में उसकी तीव्रता है। ठीक है, कहने का मतलब कि वो कितने बल से उस पे आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। ठीक उसी के अकॉर्डिंग हम विद्युत में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बना है उस विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु में, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये जो अलग अलग बिंदु है वहां पर एक अन्य आवेश को ये +Q चार्ज अलग अलग वैल्यू से आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मापने के लिए हम यूज करते हैं एक +1 चार्ज, +1 आवेश, जिसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में, हम किसी बिंदु पर +1 चार्ज को रख के देखते हैं। सपोज यदि ये बिंदु ए है, यहाँ पर हम +1 चार्ज को रखते हैं तो इस +1 चार्ज को ये +Q चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर बिंदु बी पर +1 चार्ज को रखेंगे तो इसको भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा और सी पर रखेंगे तो भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लेकिन सभी में प्रतिकर्षण बल तो लगेगा, लेकिन बल का जो मान है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जो पास में है उसमें अधिक बल लगेगा और जो दूर में है उस पर कम बल लगेगा। तो यहाँ पर +1 आवेश पर लगने वाले बल के मान को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, कहने का मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में +1 आवेश पर लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण बल हो या
प्रतिकर्षण बल हो, उस बल को हम बोलते हैं उस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, एक लाइन में अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर रखे गए +1 पर लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है। ओके, आइए अब इसी कड़ी में, इसी कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि ये विद्युत बल रेखा क्या होती है, जिसे हम थोड़ा बहुत 10th में पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे कि यहां पर अगर मैं कोई +1 चार्ज रखूं पॉइंट P पे, तो +1 चार्ज को ये +Q चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उस प्रतिकर्षण के कारण ये जो +1 चार्ज है धीरे धीरे मूव करते हुए इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित होते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, जिस रास्ते पर +1 चार्ज गति कर रहा है, उसी रेखा को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा। ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा या वक्र हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर दो चार्ज लें, एक +Q चार्ज लें, एक -Q चार्ज लें, और इनके जो फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कहीं पर अगर मैं +1 चार्ज रखूं तो +1 चार्ज को ये +Q चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये -Q चार्ज क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसके वजह से ये +1 चार्ज क्या करेगा, एक मार्ग का अनुसरण करते हुए +1 से प्रतिकर्षित होकर के -1 की ओर आकर्षित होकर के -1 से जाकर के चिपक जाएगा। तो ये इस रास्ते पर गति कर रहा है ना, तो जिस रास्ते पर +1 चार्ज गति करता है उसी मार्ग को या उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पर हम 3 चीज देख लिए, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और विद्युत बल रेखा क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है। एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखा ही है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत बल रेखा ही है। बस यहाँ पर हम उसको काउंट करेंगे, बल रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या। तो कहाँ का बल रेखाओं का संख्या, किसमें का बल रेखाओं का संख्या, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में सपोज ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत बल रेखाएं हैं। फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है, एक प्रकार का विद्युत बल रेखा ही है। बल रेखा हम पढ़े हैं। विद्युत बल रेखा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में +1 आवेश स्वतंत्रता पूर्वक जिस मार्ग पे गति करता है वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, उस मार्ग की जो काल्पनिक रेखा या वक्र बनती है वो हमारा कहलाता है विद्युत बल रेखा। तो विद्युत फ्लक्स भी एक प्रकार का विद्युत बल रेखा है। बस यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि वो एक पृष्ठ से होकर गुजरना चाहिए और लंबवत गुजरना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में सपोज ABCD में एक पृष्ठ रख दिया, और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले बल रेखा सपोज 3 है। इस पृष्ठ से कितना बल रेखा गुजर रहा है, 3। तो ये इस पृष्ठ ABCD के लिए विद्युत फ्लक्स, जिसको हम φE से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा 3। कहने का मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बस यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है हमको कि जो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स हैं, सॉरी विद्युत बल रेखा है, वो अभिलंबवत होना चाहिए। मतलब पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए गुजरना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये मेरा हाथ पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाते हुए गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। अगर हम एक लाइन में परिभाषित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। क्लियर, एक बार और समझ लीजिए कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की
संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। कहने का मतलब ABCD एक पृष्ठ है, अगर इसमें से 3 बल रेखा अभिलंबवत गुजर रहा है तो इसके लिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसमें से देखिए काउंट करके देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 6 बल रेखा गुजर रही है तो इसका जो विद्युत फ्लक्स है वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या पढ़े कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्लस आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये विद्युत फ्लक्स में एक संबंध होता है जिसे हम देखेंगे अभी। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो किस विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है? इकाई पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर देखो यहाँ पर हम यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इकाई माने, अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इकाई माने और इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या 6 है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? इकाई है। पृष्ठ का क्षेत्रफल को सपोज मैं ए से या ds से डिनोट करता हूं, पृष्ठ का क्षेत्रफल को। और पृष्ठ का क्षेत्रफल को यदि मैं इकाई मानूं और इस पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या अगर 6 है तो इसका देखो बल रेखाओं की संख्या 6 है मतलब विद्युत फ्लक्स का मान 6 है। तो ये विद्युत फ्लक्स का मान किसके लिए है? इकाई बल रेखा इकाई पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो ये जो होता है एक्चुअल में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है। कहने का मतलब इकाई पृष्ठ से या इकाई क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से जितने बल रेखाएं अभिलंबवत गुजरेगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। कहने का मतलब यदि ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से 6 विद्युत बल रेखा अभिलंबवत गुजर रहा है और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 1 है। इकाई क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से अगर 6 विद्युत बल रेखा गुजर रहा है तो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 6 होगी। अगर ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से अगर 2 विद्युत बल रेखा गुजर रहा है तो इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर एक पृष्ठ है जिसमें से 4 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 4। कहने का मतलब इकाई क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से जितने बल रेखाएं गुजरती हैं वो क्या होता है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हम विद्युत फ्लक्स का गणना कर सकते हैं। देखिए ये प्लस आवेश है जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पर हम एक पृष्ठ लेते हैं। सपोज ये पृष्ठ हमारा ABC और D है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 मीटर स्क्वायर या 4 इकाई स्क्वायर। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? 4 मीटर स्क्वायर और 4 इकाई। और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 2 है। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 2 है। अब हमको ये निकालना है कि इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो हम क्या पढ़े हैं, विद्युत फ्लक्स क्या है? पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब देखो हमको क्या पता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 2 है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है। कहने का मतलब हर एक क्षेत्रफल से 2 बल रेखा गुजरेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है मतलब
इकाई क्षेत्रफल से दो बल रेखा गुजरेगा। तो देखो ये एक क्षेत्रफल है, इसमें से दो बल रेखा गुजरेगा, ये भी एक क्षेत्रफल है, उसमें से भी दो बल रेखा गुजरेगा, उसी प्रकार से इस क्षेत्रफल से भी दो बल रेखा गुजरेगा और इस क्षेत्रफल से भी दो बल रेखा गुजरेगा। ओके, तो देखो हर एक क्षेत्रफल से कितना बल रेखा गुजर रहा है, दो बल रेखा। तो चार क्षेत्रफल से कितना बल रेखा गुजरेगा, दो, दो चार, दो छह और दो आठ। तो यहाँ पर कुल बल रेखाओं की संख्या कितना हुआ, 8। और कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पर देखो, अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो और पृष्ठ का क्षेत्रफल पता हो तो हम उस पृष्ठ का क्या निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विद्युत बल रेखा की संख्या और उसके क्षेत्रफल को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो फाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी एस। कहने का मतलब, जस्ट मिनट, देखिए ये हमारा पृष्ठ है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है। कहने का मतलब हर एक क्षेत्रफल से दो विद्युत बल रेखा गुजरेगा। हर एक क्षेत्रफल से कितना बल रेखा गुजरेगा, दो बल रेखा गुजरेगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक क्षेत्रफल है, ये इकाई क्षेत्रफल है, और ये हमारा इकाई क्षेत्रफल है, और ये हमारा इकाई क्षेत्रफल है। हर इकाई क्षेत्रफल से दो विद्युत बल रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुल विद्युत बल रेखा की संख्या ज्ञात करना है तो सभी बल रेखाओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का एक और तरीका है कि इकाई से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या कितना है, 2 है, और कुल क्षेत्रफल से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इसके लिए हम फाई निकाले तो फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4। 2 क्या है, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा, 4 क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसको हम एक फॉर्मूला के रूप में ऐसा लिख सकते हैं क्या, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस, या फाई ई इज इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, ठीक है, इस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स का गणना कर सकते हैं, और ये हमारा विद्युत फ्लक्स के लिए एक छोटा सा व्यंजक हो जाएगा। लेकिन ये कब काम आएगा, जब गुजरने वाले विद्युत बल रेखा क्या हो, अभिलंबवत। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये क्या है, अभिलंबवत नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, तब हम विद्युत बल रेखा के अभिलंबवत कंपोनेंट निकालते हैं। आइए इसको हम देखते हैं, अपना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं, अगर गुजरने वाले विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के अभिलंबवत हो, तो हमने पढ़ा कि हम इस फार्मूला से फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल का गुणा करके हम विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पृष्ठ हमारे विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अगर उससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखा उस पृष्ठ के अभिलंबवत ना हो, तो हम विद्युत बल रेखा निकालने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। देखिए, हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तो एक्चुअली में हम वही लेंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, जहां पर डी एस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इकाई पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इकाई क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर देखो, अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या हमको ज्ञात नहीं है, तो हम अभिलंबवत कंपोनेंट निकालते हैं। 11th में हम पढ़े होंगे, जो कोई भी बल होता है, एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक्चुअल में +1 आवेश पर लगने वाला बल है।
और एक बल को हम एक से अधिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ई जो विद्युत क्षेत्र है उसे दो घटकों में वियोजित करेंगे, जिसमें से एक घटक हमको चाहिए किस डायरेक्शन में चाहिए, इस पृष्ठ के अभिलंबवत चाहिए। तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक घटक निकालेंगे और दूसरा घटक इसके समांतर ले लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो ई है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक लेते हैं ds की दिशा में। ds क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल पर हम क्या बनाए हैं, एक अभिलंब बनाए हैं। तो इस अभिलंब की दिशा में जो होगा विद्युत बल रेखा, वो बल रेखा इस पृष्ठ के अभिलंबवत हो जाएगा। तो हम एक घटक ई का लेंगे ds की दिशा में, या हम यूं कह सकते हैं एक घटक हम लेंगे पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में और दूसरा घटक हम लेंगे इसके समांतर दिशा में। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि इस कंपोनेंट के लंबवत डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये करना हम सीखने को सीख चुके हैं। कहाँ सीखे हैं, 11th क्लास में। ठीक है, फिर भी इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और पृष्ठ के अभिलंब की दिशा है, इन दोनों के बीच का कोण यदि थीटा है, मान लो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। ठीक, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। सदिश को हम दिशा को चेंज किए बिना उसके जगह से डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो डायरेक्शन है, यहाँ पर देखो इसको मैं मानता हूँ हमारा E1, इसको मैं मानता हूँ E2। तो E2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम रखे हैं हम। ठीक है, तो सदिश को हम सदिश के प्रगुण से हम सदिश को कहीं भी डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं, बस उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम E2 को यहाँ पर डिस्प्लेस्ड मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इसको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये P है, ये Q है और ये R है। तो यहाँ पर आप देखो एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि जो Q होगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री के जो सामने वाला हिस्सा है जो PR है, PR वो क्या होगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, PR। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो QR है, थीटा के सामने वाला कौन सा है, QR, वो क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक और हमारा यहाँ पर क्या है बचा हुआ, PQ। ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ठीक, बेस। ओके, अब देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, E को हमको E1 और E2 दो भागों में डिवाइड करना है। तो हम E1 का मान निकालेंगे। तो E1 क्या है एक्चुअल में, E1 इस ट्रायंगल के लिए, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR में, इसमें E1 क्या है, हमारा आधार है। तो आधार हमको ज्ञात करना है, E1 ज्ञात करना है, मतलब हमको आधार ज्ञात करना है। और हमारे पास पता है E क्या है, हमारा कर्ण है। तो हम देखेंगे आधार और कर्ण में संबंध बताने वाला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसमें आप लोग को पता होगा एक सिंपली फॉर्मूला है ये लाल बटे कक्का वाला, जिसमें से आप देख सकते हो ये हमारा होता है शुरू वाला साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, बीच वाला होता है कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, और लास्ट वाला होता है हमारा टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। तो हमें क्या चाहिए, आधार और कर्ण। तो अब देख लो इसमें आधार और कर्ण किस में आ रहा है, कॉस में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है हमारा, PQ,
कर्ण क्या है हमारा, पी आर। वैल्यू पुट करो, देखो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू पी आर। पी आर सॉरी पी क्यू, पी क्यू हम निकाल रहे हैं जो कि क्या है, E1 है। और नीचे क्या है, पी आर। पी आर क्या है, E है। अगर हम इसको इस E को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, E cos थीटा E1। और हमको यही चाहिए था E1 का वैल्यू। E1 क्या है, ds के दिशा में E का कंपोनेंट है। तो E1 का वैल्यू हमको क्या मिल गया, E cos थीटा। कहने का मतलब अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा E है जो कि पृष्ठ के अभिलंब ds के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो E का ds के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, E cos थीटा। ओके, अब हम जो हमारा फॉर्मूला है फाई E इज इक्वल टू ई डी एस। अब यहां पर देखो E क्या है, उन बल रेखाओं की संख्या है जो इसके पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरता है। तो अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या हमें क्या मिल गया, E cos थीटा। तो यहाँ पर हम E के जगह पर क्या पुट कर देंगे, E cos थीटा, और ये ds तो हमें नया फार्मूला मिल जाएगा, E फाई E इज इक्वल्स टू E ds cos थीटा। ओके ओके, तो ये हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला जो आगे काम आने वाला है। जहां पर देखो E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ds क्या है, वहां पर रखे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, तो थीटा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पृष्ठ के अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है। क्लियर, ओके। इस प्रकार से 12th क्लास के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स करना है तो हमसे जुड़े रहें। ये पूरा सीरीज आपको 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी का इस चैनल में अपलोड होगा पूरा सीरीज के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।